नमस्कार साथियों। इसके पहले वीडियो में हमने आवाज, बोली, भाषा और लिपि के बारे में जाना था। आज फिर उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने लगभग में बताया था कि जो लिपि जो है, लिपि कुछ चिन्ह या अक्षर बोले तो होते हैं, यानी संकेत होते हैं, और उस लिपि को लिखने के लिए जिस भी चिन्ह को बनाया गया उसी चिन्ह को क्या कहा गया, लिपि कहा गया। और एक बात और भी बता दिए थे कि चूंकि हमें हिंदी ग्रामर पढ़ना है तो इसलिए यहाँ पर हम हिंदी को लेकर चलेंगे। तो आप लोगों को लगभग में यह भी मालूम होगा कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाते हैं, तो हम यहाँ पर देवनागरी लिपि को ही आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो भाषा को जो लिखने की बोले तो सबसे छोटी इकाई, यानी लिपि की जो सबसे छोटी इकाई है ना, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण या अक्षर कहेंगे। क्या कहिएगा, वर्ण या अक्षर। तो चलिए आज की पढ़ाई से बात करते हैं यहाँ किस चीज से, वर्ण से। आखिर वर्ण क्या है, वर्ण को ही क्या कह देते हैं हम, अक्षर कह देंगे। क्या कहिएगा, अक्षर कहेंगे। तो एक बात, भाषा को जो लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है, लिपि में। और उस लिपि की शुरुआत कहाँ से होती है, वर्ण या अक्षर से शुरुआत होती है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि जो भाषा या लिपि की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या चीज है, वह वर्ण है या अक्षर है, ये बोल सकते हैं। जैसे बायोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जो जीवों की शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या चीज होती है, कोशिका होती है। उसी तरह केमिस्ट्री में और फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि जितने भी वस्तु यानी निर्जीव वस्तुएं जितने भी बने हैं उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई के बारे में बताया होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, इस चीज से हर एक वस्तुएं बनी हुई। अपना सबका शरीर जो है वो किसी से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक ना। उसी तरह यदि हम कहें कि जो भाषा यानी लिपि को जो लिखने का तरीका है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या चीज है, तो वह क्या हो जाता है, वर्ण या अक्षर। लेकिन इस परिभाषा को मान्यता नहीं दिया जा सकता है, ठीक ना। लेकिन यह बात सही है कि जो भाषा या लिपि की सबसे छोटी इकाई क्या चीज है, वर्ण या अक्षर है। और एक परिभाषा इसका प्रचलित है कि, और लगभग हर एक व्यक्ति इसके बारे में जानता है कि जो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा क्या है, खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। मतलब हमारे मुंह से निकलने वाली ऐसी ऐसी आवाजें, ऐसी ऐसी ध्वनियां जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं, हमारे मुंह से वो बातें निकल जाते हैं जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, और उसे छोटी छोटी टुकड़ों में और नहीं बांट सकते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, वर्ण या अक्षर कहेंगे। तो वर्ण क्या चीज होती है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यह लगभग में आप लोग भी जानते होगा इस परिभाषा को, ठीक ना। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है, ठीक ना, या नहीं किया जा सकता है। अब हिंदी ग्रामर के अनुसार बोले तो, हिंदी व्याकरण के अनुसार वर्ण या अक्षर जो है वह 52 है। कितने हैं, वर्ण या अक्षर की संख्या कितनी है, टोटल मतलब कुल संख्या कितनी है, तो ये है 52। कितने हैं, 52 है। वर्ण या अक्षर हिंदी ग्रामर के अनुसार कितने होते हैं, 52 होते हैं। और बचपन में पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से होती है, इसी वर्ण या अक्षर से होती है। हर कोई जानते होइएगा कि जो हर किसी की पढ़ाई, यदि आप भारत जैसे देश में रहते हैं तो यहाँ की भाषा, मातृभाषा हिंदी है, तो हम लोगों की पढ़ाई हिंदी से ही शुरुआत होती है। और हमारी शुरुआत सबसे पहला अक्षर जो होता है वह अ से शुरू होता है। तो वर्ण कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल की टोटल 52 है। इसके अंतर्गत आ जाता है, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करिएगा,
अ से आ पूरा आता है तो हम यहाँ लिख देते हैं और कुछ नहीं करेंगे, ठीक ना। ये अ हुआ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घ उ, और ये हो गया क्या चीज, री। ये तो अ है। उसके बाद यह एक मजाक के तौर पर लग सकता है आप सबको, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए ये लिखना जरूरी हो जाता है। ए, आई, ओ, औ, अंग और आ, ये जानते होगा। फिर उसके बाद होते हैं क, ख, ग, घ और इसको अंग, ठीक ना। इसे पढ़ने के लिए ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में, आखिर पढ़े क्या। तो कोई अरह बोल देता है, तो कोई यह बोल देता है, तो कोई कुछ बोलता है, तो कोई कुछ बोलता है, आखिर क्या बोलना चाहिए, ठीक ना। तो एक सामान्य बोलचाल शुरुआत से हर कोई बोलता है, इसको अंग कह देते हैं। क्या बोलते हैं, अंग कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद आप लोग जानते होगा च, छ, ज, झ, अब ये हुआ यह, इसको क्या पढ़े, इसको पढ़ेंगे अंग, और इसके उच्चारण में थोड़ी सी आवाज नाक से आनी चाहिए। इसको पढ़ते हैं य, वो यज्ञ वाला य नहीं, य, इसको क्या बोलते हैं, य बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या कहेगा, अंग कहेंगे, ठीक। उसके बाद आता है ट, ठ, ड, ढ और न। यहाँ भी ध्यान रहना चाहिए, यहाँ बिंदु नहीं होना चाहिए, बिंदु का बड़ा महत्व हो जाता है, ठीक ना। तो ये हुआ, यहाँ पर बिंदु नहीं होते हैं, बिंदु वाला अक्षर हम आगे लिखते हैं, ठीक ना। तो ऐसा है। इसके बाद होते हैं क्या चीज, तो ठ, द, ध और न। फिर उसके बाद होते हैं प, फ, ब, भ और म। इसके बाद क्या हो जाते हैं, यरलब, य, र, ल, व, तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, अक्ष, तर और ज्ञ। आम तौर पर तो हम लोग यहाँ तक तो परिचित होते हैं, लेकिन यहाँ तक गिनिएगा तो आपको केवल और केवल 49 ही अक्षर हैं। तो हमने कह दिया कि जो 52 अक्षर है वो कहाँ गए, तो वो है 3 और अक्षर है, उसे कहते हैं। एक जो यहाँ पर टॉठम में ढ लिखे हैं उसके नीचे बिंदु होता है, तो इसे क्या कहिएगा, इसे केवल मुंह से बोलेंगे ढ, जबकि इसे ये बिंदु का महत्व हो जाता है कि जो इसका उच्चारण नाक से निकालेंगे। जैसे इसे केवल ढ नहीं, इसको ढ पढ़ेंगे, ठीक ना, नाक से भी उच्चारण करना है। जैसे ये हुआ, ये केवल ड है और इसके नीचे जब बिंदु लगा देते हैं तो ये क्या हो गया, इससे र या बड़ी र कह देते हैं। और एक और अक्षर है जिसे कहते हैं सर। इन सब अक्षरों को मिलाकर क्या हो जाता है, कुल 52 अक्षर या कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। यहाँ तक जो है, तो यहाँ तक गिनिएगा तो केवल 49 अक्षर या वर्ण होते हैं, और ये 3 मिलाकर क्या हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं, ठीक ना। तो इन सब को मिलाकर ना, ये तो वर्ण या अक्षर हुए, इन सब को जब एक ग्रुप में पढ़ा जाता है ना, तो यह एक माला की तरह हो जाता है, ठीक ना। तो वर्णों के जो यही 52 समूह है या ग्रुप में जो 52 अक्षर है, इन्हीं के एक ग्रुप को क्या कह देते हैं, वर्णमाला कह देते हैं, ठीक ना। तो एक बात और पढ़ा जाता है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं,
वर्णमाला कहते हैं। क्या कहिएगा? वर्णों के समूह को क्या कहिएगा? वर्णमाला कहा जाता है। आश्चर्य हंसी की बात तो तब हो गई जब एक बार एग्जाम में पूछा कि जो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन बड़ी सुंदर सुंदर दिया गया था। क्या क्या? वर्णमाला, गृहमाला, वर्णमाला, ऐसे करके ऑप्शन दिया गया था। ठीक ना? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहिएगा? वर्णमाला। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। इसे तो आप लोग देख लिए। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं वर्ण को बांटा कितने आधार पर गया है। तो वर्ण के भेद के बारे में जानते हैं। ठीक ना? तो वर्ण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। मतलब वर्ण के जो भेद हैं वह कितने हैं? दो हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। इसे बांटा गया है। पहला किसमें बांटा गया है? तो पहला कहा गया है स्वर वर्ण। पहला कौन सा वर्ण कहा गया है? स्वर वर्ण। और दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। दूसरा वर्ण कितना है? तो वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण है। इसको विभिन्न तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। कहीं भी पूछे जो वर्ण के कितने भेद हैं तो आप दो ही लगाइएगा। ठीक ना? क्योंकि वर्ण को केवल कितने भागों में बांटा गया है? दो ही भागों में, एक स्वर वर्ण है और एक व्यंजन वर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं किसके बारे में? स्वर वर्ण के बारे में। इसके बारे में भी लगभग थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को होगी ही। जो स्वर वर्ण क्या चीज होती है? तो स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण, इसकी परिभाषा होती है स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण स्वयं अपने आप होता है। जैसे हम लोग मुंह से कुछ बोलना चाहे और वो निकल गया मुंह से बाहर, किसी और की सहायता ना लगी, वो मुंह के विभिन्न स्थानों से टकराया और बाहर निकल गया। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसका उच्चारण स्वयं अपने आप होता है। कैसे होता है? स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं अपने आप होता है। स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण क्या होता है? स्वयं अपने आप होता है। तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं इसको, क्या चीज? उच्चारण अपने आप, या स्वयं लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? उच्चारण स्वयं। जिस वर्ण का उच्चारण क्या होता है? स्वयं अपने, जिस वर्ण का उच्चारण क्या होता है? स्वयं अपने आप होता है, उसे ही क्या कहिएगा? स्वर वर्ण कहेंगे। क्या कहिएगा? स्वर वर्ण कहेंगे। तो यह बात तो मालूम होगा कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। उस 52 वर्ण में से जो है 11 वर्णों को, कितने वर्ण को? 11 वर्ण को कौन सा वर्ण माना गया है? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है? स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? वो है कितनी? 11। हिंदी ग्रामर के हिसाब से कितने हैं? 11 है। जबकि इसी को जब संस्कृत व्याकरण पढ़ा जाता है तो 2 एक्स्ट्रा हो जाता है, तब 13 हो जाते हैं। लेकिन हिंदी ग्रामर में कितने होते हैं? कुल 11 ही होते हैं। ये 11 कौन कौन से है? तो देखिएगा, इसकी शुरुआत होती है अ से। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षो, दीर्घो, री। उसके बाद ए, आई, ओ, औ। ठीक, ये रहा। तो स्वर वर्ण की संख्या कुल कितनी है? 11 है। ध्यान है, केवल औ तक ही, अंग अ इसमें नहीं आता, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। वो अकेला, वो अलग हो जाता है। ठीक ना? तो स्वर वर्ण कहेंगे कि इसको स्वर वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसका उच्चारण अपने आप स्वयं होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होते हैं। कहां से कहां तक? अ से लेकर के री तक, और फिर ए, आई, ओ, औ तक। केवल औ तक ही होता है। ठीक ना? बस यही है।
तो कितने हैं स्वर वर्ण किसको कहिएगा? तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं अपने आप होता है और इसकी संख्या कितनी है? 11 है। अ से लेकर के कहाँ तक? केवल अ तक ही होता है, आंग अ नहीं होता है, उसे अलग रखा गया है। ठीक ना। अब जानते हैं कि जो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद हैं? 2 हैं, जबकि स्वर वर्ण के जो भेद हैं यहाँ पर कहेंगे क्या चीज? स्वर वर्ण के भेद। किसके भेद? स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? वर्ण के केवल 2 ही भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जबकि स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला कहते हैं मूल स्वर। क्या कहिएगा? मूल स्वर, या इसी को कहा जाता है हरस स्वर। क्या कहिएगा? मूल स्वर या हरस स्वर। क्या कहिएगा? मूल स्वर या हरस स्वर। सेकंड नंबर होता है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर कहेंगे, या कभी कभी इसी को संयुक्त स्वर भी कह दिया जाता है। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। आगे अभी बात करते हैं आखिर इसको संयुक्त क्यों कहा जाता है। और तीसरा नंबर जो है वो है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर है। तो स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद, मूल स्वर या हरस स्वर, दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर, और तीसरा नंबर कौन हो जाते हैं? प्लुत स्वर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं मूल स्वर आखिर क्या है। ठीक ना। देखिए मूल स्वर क्या है। तो मूल स्वर या इसी को क्या कहिएगा? हरस स्वर। क्या कहना है? हरस स्वर कहना है। क्या कहिएगा? हरस स्वर। तो यह बात तो मालूम है कि जो स्वर की कुल कितनी संख्या है? 11 है। उन 11 में से 4, सबसे पहला अ, कौन सा अक्षर? अ, फिर बोलेंगे हर्षई, अ, हर्षई, हर्षौ और री। इन 4 अक्षरों को कौन सा स्वर कहा जाता है? मूल स्वर या हरस स्वर कहा जाता है। कौन सा स्वर कहिएगा? मूल स्वर या हरस स्वर कहते हैं। आखिर इसको मूल स्वर या हरस स्वर क्यों कहते हैं? तो जितने भी स्वर वर्ण है या जितने भी वर्ण है वो किन से बने हुए हैं? आखिर इन्हीं स्वरों, केवल इन 4 अक्षरों के मिलने से ही प्रत्येक स्वर का निर्माण हुआ है। जैसे फिजिक्स के टीचर आपको पढ़ाए होंगे कि जो इस दुनिया में जितनी भी भौतिक राशियां बनी हैं वह केवल 7 राशियों से मिलकर बनी हुई हैं, जिसे हम अवधारी राशि कहते हैं। उन 7 राशियों में से भी आपको 3 राशि के बारे में बताया होगा, लंबाई, द्रव्यमान और समय। यह 3 ऐसी भौतिक राशियां हैं जिससे लगभग में सभी राशियों का निर्माण हुआ है। यही कारण है कि फिजिक्स में जब भी किसी भी भौतिक राशियों की बीमा लिखी जाती है तो इन 3 अक्षर में ही लिखे जाते हैं, लंबाई, समय और द्रव्यमान। किस किस में लिखे जाते हैं? लंबाई, समय और द्रव्यमान में लिखे जाते हैं। होते और भी है लेकिन इस 3 में ही लिखा जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि यह 3 एकदम मूल राशि है। ऐसे ही हिंदी के जो ग्रामर है उसमें जो है मूल स्वर या हरस स्वर कौन कौन है? अ,
हर्षी, हर्षु और री, इसे क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी अन्य स्वरों का निर्माण या अन्य वर्णों का निर्माण किससे हुआ रहता है? मूल स्वर से। क्योंकि यह हर्ष स्वर है इसलिए अ को अ बोलते हैं, जबकि इसको हर्षव ई, लेकिन बोलने के लिए गांव घर में हर्षी बोल देता है। इसको बोला जाता है हर्षव ई, लेकिन बोल देते हैं हर्षु, लगातार बोल देते हैं अपना साथ ही साथ में। कौन अब इतना बड़ा बोलेगा कि हरसोई, हरसोई, डायरेक्ट बोलिए ना, हर्षी है, हर्षु है, री है, तो ठीक ना। तो अ, हर्षी, हर्षु और री को कौन सा स्वर कहिएगा? मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? मूल स्वर या हर्ष स्वर। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। एग्जाम में कई बार यह भी पूछ देता है कि जो मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। और इन 4 स्वरों में कौन कौन से आते हैं? मूल अ, हर्षी, हर्षु और री आ जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर, या इसी को क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर, क्या कहिएगा? दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कहेंगे, ठीक ना। आखिर ये क्या है? सुनिए, तो ये 4 अक्षर के अलावा बाकी जितने बच गए हैं, जैसे में आ, ये बोर्ड को भी ना, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। गिनिए तो 7 हो गए, ठीक ना। तो अ, हर्षी, हर्षु और री को तो मूल स्वर कहते हैं या हर्ष स्वर कहते हैं, जबकि आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ, इन 7 स्वर वर्णों को कौन सा वर्ण कहा जाता है? दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कहा जाता है। कौन से स्वर कहे जाएंगे? दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कहे जाएंगे। आखिर दीर्घ स्वर क्यों कहा जाता है और संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण बताते हैं। मूल स्वर अ, हर्षी, हर्षु और री को मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी स्वरों का निर्माण या बाकी वर्णों का निर्माण किससे होता है? उसी 4 अक्षर से। लेकिन इसे दीर्घ स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण 2 या 2 से अधिक मूल स्वरों के मिलने से बना होता है। संयुक्त भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 2 मूल स्वरों के मिलने से बना रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण कहेंगे या दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहिएगा? संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर कहेंगे। देखिए कैसे कैसे ये 2 अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हम आ की बात करते हैं, तो आ जो है यह अ और अ से मिलकर बना है, ठीक ना। फिर दीर्घ ई की बात करते हैं, तो यह हर्ष ई और हर्षी से मिलकर बना है। फिर हम बात करते हैं दीर्घो की, तो यह हर्षु और हर्षु से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना है? फिर बात करते हैं ए, तो यह अ और हर्षी से मिलकर बना है। फिर हम बात करते हैं ऐ, यह जो है आ और हर्षी से मिलकर बना है। फिर बात करते हैं हम क्या चीज, ओ, यह बना है अ जोड़ हर्षु से मिलकर, जबकि औ जो है यह बना है आ प्लस हर्षु से। किससे बना है? आ प्लस हर्षु से मिलकर कौन बन गया है? औ बन गया है। तो इन 7 स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। क्यों कहते हैं इसके बारे में तो पता चल गया होगा, क्योंकि ये 2 मूल स्वरों के मिलने से बने हैं। कितने मूल स्वरों के मिलने से बने हैं? 2 मूल स्वरों के मिलने से बने हैं। यहाँ पर एक दीर्घ हो गया है, लेकिन एक क्या है? मूल है। इसमें तो फिर क्या है? 2 मूल स्वर तो हैं पहले से ही, ठीक ना। फिर यहाँ भी क्या है? 2 मूल स्वर पहले से हैं। तो अ, हर्षी, हर्षु और री को मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं, जबकि बाकी बचे 7 आ,
दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ और औ को क्या कहिएगा? दीर्घ स्वर, या नहीं तो क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। तो ये रहा संयुक्त स्वर। इसकी संख्या कितनी हो गई? 7। मूल स्वर की संख्या कितनी हो गई? वो हो गई थी 4। अब जानते हैं तीसरे पलुत स्वर के बारे में। पलुत स्वर। अच्छा, एक बात बताइए, स्वर वर्ण की संख्या 11 हुआ, उसमें से 4 लेके चला गया मूल स्वर या हरा स्वर कहेंगे, फिर 11 लेके चला गया दीर्घ स्वर, बाकी तो बचा एक भी नहीं। तो फिर ये अलग कहाँ से आ गया पलुत स्वर? ध्यान रहे, पलुत स्वर यह जो है वर्ण के अंतर्गत कोई खास आता नहीं, यह उच्चारण की एक प्रक्रिया है जिसे स्वर वर्ण के अंतर्गत रखा गया, ठीक ना। यह स्वर वर्ण का एक प्रकार का विशेष प्रकार का कहे तो उच्चारण है, ठीक ना। तो पलुत स्वर यह कोई खास स्वर वर्ण के अंतर्गत आता नहीं है, इसकी कोई जो है उदाहरण है नहीं। इसे बोलने के क्रम में या किसी को दूर से पुकारने के क्रम में, दूर से बुलाने के क्रम में, या कहे तो गीत या संगीत तो हर कोई सुनते ही होइएगा, गीत को लयबद्ध बनाने में, यानी अंत में किसी भी गीत या संगीत को एक सुर या लय में बांधने के लिए या लयबद्ध बनाने के लिए किस वर्ण का प्रयोग किया जाता है? स्वर वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वर वर्ण ही एक है, जैसे बोलेंगे हम आ, यह एक नॉर्मल स्वर वर्ण बोले तो दीर्घ स्वर है, लेकिन इसमें जब हम ऐसे करके कुछ चिन्ह लगाते हैं तो इसे कहेंगे कौन सा स्वर? पलुत स्वर। कौन सा स्वर कहिएगा? पलुत स्वर। इसे अब केवल हम आ ही नहीं पढ़ेंगे, इसे अब गीत में उपयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी गीत सुने होगा, जैसे अंत में बोलेगा इसको केवल आ नहीं, ऐसे बोलेंगे आ, एकदम लगातार, इसको बीच में सुर टूटना नहीं चाहिए। तो गीत में हो या संगीत में हो, इसको लयबद्ध बनाने के लिए बीच में सुर टूटे नहीं, इसके लिए, और किसी को दूर से पुकारना हो, दूर से किसी को पुकारिएगा तो कैसे कहिएगा कि जे इधर आओ, कि जोर से बोलिएगा, थोड़ा इधर सुनो, तो यहाँ पे ऐसे करके आवाज आ, थोड़ा जोर से पुकारना पड़ जाता है, ठीक ना। तो केवल आ रहे तो वह तो दीर्घ स्वर हो गया, लेकिन ऐसे चिन्ह यदि लगा दिए जाए तो ये किस स्वर में आ जाते हैं? पलुत स्वर में। किस स्वर में आएंगे? पलुत स्वर में आ जाएंगे। ऐसे ही एक और शब्द है, जैसे आप लोग फिल्म में या घर पर भी बोले होगा, एक शब्द होता है ओम। क्या कभी आप लोग फिल्म में या ऐसे केवल ओम भाषा का यूज करते हुए देखे? ओम शब्द का नहीं, आप जब भी इस वर्ड का प्रयोग देखे होगा, इस शब्द का प्रयोग देखे होगा, तो हमेशा सुने होइएगा ओम, ऐसे करके सुने होइएगा, नॉर्मल भाषा में नहीं सुने होइएगा। तो ठीक ना, ये है कौन सी भाषा? ये रहा भाषा नहीं है, स्वर वर्ण है, ठीक ना। तो ये कौन सी स्वर वर्ण हुए? पलुत स्वर वर्ण हुए, ठीक ना। अब थोड़ा छोटी सी एक बात जान लेते हैं, आखिर ये क्या है। इस 3 से एक बात और थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। बताइएगा, मूल स्वर को बोलने में ज्यादा बोले तो प्राणवायु या ज्यादा बल की जरूरत होती है? नहीं होती है, नॉर्मल अपने आप बोला जाता है, ठीक ना। तो मूल स्वर में ना एकदम आसान है। क्या है? एकदम आसान। तो मूल स्वर यह जो है ना आसानी से बोला जाता है, तो कहा जाता है कि इसमें केवल एक मात्रा का प्रयोग हुआ है। कितने मात्रा का? एक मात्रा का। इसलिए मूल स्वर को एक मात्री वर्ण कहा जाता है। क्या कहिएगा? एक मात्री। मूल स्वर को क्या कहिएगा? एक मात्री। उसी तरह बताइएगा, दीर्घ स्वर 2 मूल स्वरों के मिलने से बना है। किससे बना है? 2 मूल स्वरों के मिलने से बना है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? क्योंकि 2 मूल स्वर से मिलकर बना है तो उसमें कितने मात्रा आए होंगे? 2 मात्रा। तो दीर्घ स्वर को क्या कहेंगे? द्विमात्री। क्या कहिएगा? द्विमात्री, क्योंकि इसमें इसके उच्चारण में कितने मात्रा का प्रयोग होता है? 2 मात्रा का, यानी मूल स्वर का 2 गुना समय इसमें लग जाता है। इसी तरह
प्लुत स्वर को बोलिएगा ना तो इस दोनों से भी अधिक बल लगता है यानी समय लगता है, तो इसमें जो है ना तिगुना समय लग जाता है, इसलिए इसे कहते हैं त्रिमात्री। कौन सा कहिएगा? त्रिमात्री कहते हैं। तो मूल स्वर को एक मात्री, दीर्घ स्वर को द्विमात्री, जबकि प्लुत स्वर को त्रिमात्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे बोलने में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में इससे दोगुना समय लगता है, जबकि प्लुत स्वर को बोलने में और भी अधिक समय लग जाता है, मतलब तिगुना समय लग जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? त्रिमात्री कहते हैं। तो ठीक है, आज का यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।